Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. आज हम टिंटिन जो है एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे जब आज के टाइम में, जब कि जैसे पहले के टाइम में और आज के टाइम में कुछ डिफरेंस है कि रेसिज्म को लेकर अभी काफ़ी अवेयरनेस है। पहले जो है इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो कई बार कुछ डेरोगेटरी टर्म्स, कुछ इंसल्टिंग टर्म्स यूज़ की जाती थी लिटरेचर में भी। तो उसी को लेकर ये एडिटोरियल है। तो आपको ये एडिटोरियल क्विकली रीड करना है, ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले उससे पहले मैं आपको पीएम प्रैक्टिस प्रो के बारे में बता देता हूँ, जो कि हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें मोर देन 20,000 क्वेश्चन है, मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट हैं। तो मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ कोर्स दोनों इंक्लूडेड है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगी, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। एंड इट इज़ प्राइस एट 1249, बट यू कैन यूज़ PM20 कूपन कोड एंड गेट अ 20% डिस्काउंट, और ये आपको 999 पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पैकेज को चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं एडिटोरियल, वो है टिंटिन प्रीफेस एंड अ मिडल पाथ, ठीक है। तो आपको क्विकली रीड करना है पैसेज। ये भी एक डिफरेंट रीड है। हमने अभी कल ही एक फाइनेंस से रिलेटेड एक एडिटोरियल रीड किया था। अब हम एक थोड़ा लिटरेचर से रिलेटेड रीड करते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट जब जो जॉनर के राइटिंग है हम रीड करते जाएंगे, तो हमारी जो रीडिंग स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो आपको क्विकली रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपने द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल रीड कर लिया है। हमें एक्सरसाइज का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। इस पैसेज में यूज़ हुआ है वर्ड एक्सरसाइज, ठीक है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आज। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सटोल, इन्फ्लेम, एक्सपंज, कमेंस एंड कर्ब, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शंस गिवन है। आपको कौन सा वर्ड लगता है कि जो सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है एक्सरसाइज का, वो आपको यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हम देखेंगे एडिटोरियल रीड करने के बाद। The problem of what to do when a once esteemed work offends sensibilities has bedeviled publishers much of late. जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि what to do, क्या करें जब क्या होता है when a once esteemed work, once esteemed मतलब एक समय पे जिसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। esteemed क्या होता है, बहुत जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत माना जाता है। तो एक ऐसा वर्क, अब यहाँ पर वर्क का मतलब क्या है, कोई काम करना नहीं है, ठीक है, होमवर्क करना या फिर कोई चीज़ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो वर्क की बात नहीं हो रही, वर्क ऑफ आर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है, यहाँ पर स्टोरीज़ की बात हो रही है। तो ऐसी स्टोरी जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी एक समय पर, वो अब ऑफेंड करती हैं। ऑफेंड करना होता है किसी को बुरा लगना, ठीक है, किसी बात से। तो वो कुछ लोगों की सेंसिबिलिटीज़, उनकी जो भावनाएं हैं, उन्हें आहत करती हैं, ठीक है, उनको। तो हैज़ बी डेविल्ड पब्लिशर। अब ये जो प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर आप देखो, हैज़ जो वर्ब है, हैज़ बी डेविल्ड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बी डेविल्ड मेन वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये द प्रॉब्लम, ये है द प्रॉब्लम हैज़ बी डेविल्ड पब्लिशर्स। द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, और उसके लिए हमने, क्योंकि वो सिंगुलर है, हमने यूज़ किया हैज़ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ अब ये जो है ऑफ व्हाट टू डू व्हेन अ वंस सीन वर्क ऑफ आर्ट ऑफेंड्स सेंसिबिलिटीज़, ये जो है ये प्रॉब्लम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और लेकिन जो ये वर्ब है बी डेविल्ड, हैज़ बी डेविल्ड, ये एग्री किसके साथ करेगी, द प्रॉब्लम के साथ। तो हैज़ बी डेविल्ड पब्लिशर्स मच ऑफ लेट। मच ऑफ लेट मतलब कि हाल ही में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पब्लिशर्स को चिंता होती है कि जो पुराने वर्क्स हैं, जो 200 साल पहले, 100 साल पहले लिखे गए थे, उस टाइम पे लोगों की सेंसिबिलिटीज़ अलग थी, लोगों की समझ अलग थी, लोग कुछ चीज़ों से बुरा नहीं मानते थे, ऑफेंड नहीं होते थे। लेकिन अब बदल रही हैं चीज़ें, और अब पब्लिशर्स के सामने क्वेश्चन आता है कि अब वो जो सेम स्टोरीज़ है जिनके अंदर कुछ डेरोगेटरी टर्म्स, कुछ ऐसी इंसल्टिंग टर्म्स यूज़ की गई हैं, क्या उन्हें अभी भी पब्लिश करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर है पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, खास तौर पे अब यहाँ पर वर्क यूज़ किया था, तो ये कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो सकता है। लेकिन ये जो बात है, ये सच है खास तौर पर लिटरेचर में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर
फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। खास तौर पे जो बच्चों के लिए बुक्स है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स रीड करते हैं बच्चे और फिर वहाँ से वो टर्म्स सीख सकते हैं। तो क्या वो उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है ऑथर्स के लिए। सम हैव डेल्ट विद इट बाय सिंपली स्टॉपिंग पब्लिकेशन। तो अब कुछ पब्लिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने बुक ही पब्लिश करनी बंद कर दी, क्योंकि उनमें कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स थे, तो उन्होंने क्या किया, बुक्स ही छापनी बंद कर दी। एज हैज हैपेंड विद 6 डॉक्टर स्यूस बुक्स इंक्लूडिंग एंड टू थिंक दैट आई सॉ इट ऑन मलबरी स्ट्रीट एंड इफ़ आई रैन अ जू। ये दो नॉवेल्स हैं, इनके साथ साथ और 4 बुक्स हैं जो पब्लिश नहीं होती अब इस रीज़न की वजह से, विच वर पुट आउट ऑफ प्रिंट बाय द लेट राइटर्स एस्टेट ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेसिस्ट इमेजरी। तो ये किसने बंद किए बुक्स छापनी? तो जो राइटर के एस्टेट होता है, एक तरह से आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो एक पर्सन के गुजरने के बाद, उनके मरने के बाद, तो जो उनकी प्रॉपर्टी या उनके जो वेल्थ है वो मैनेज कर रहे हैं, तो उन्होंने इन बुक्स को पब्लिश करना बंद कर दिया। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, क्या कारण था? क्योंकि उनमें रेसिस्ट इमेजरी थी, कुछ रेसिस्ट इंसिडेंट्स या फिर वो यूज़ किए गए थे, रेसिस्ट टर्म्स यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से पब्लिशर ने ये बुक पब्लिश करनी ही बंद कर दी। ठीक है। The other approach involves continuing to publish the offending work, but only after slurs, stereotypes, etc. have been excised. एक अप्रोच तो है कि बुक ही बंद कर दें पब्लिश करनी। दूसरी अप्रोच ये है कि जितने भी ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए कि इंक्लूड अप्रोच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूइंग टू पब्लिश द ऑफेंडिंग वर्क, कि जो ये नॉवल है उसको पब्लिश करें, लेकिन जब ये स्लर्स, स्टीरियोटाइप्स, ये सब चीज़ें इन्हें एक्साइज कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये स्लर होते हैं कि कोई इंसल्टिंग रिमार्क, खास तौर पे किसी रेस से, कोई पर्टिकुलर रेस से रिलेटेड या किसी के अपीयरेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर स्लर्स होते हैं। या स्टीरियोटाइप होता है कि आप अपने मन में एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप कुछ धारणाएं बना लेते हैं, कुछ ओपिनियन बना लेते हैं जो ज़रूरी नहीं है सच हो। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी आपके बारे में बताया जाए कि ये नेशनैलिटी है, एक्स नेशनैलिटी, वाई नेशनैलिटी, और आपके मन में एक इमेज बनती है कि इस नेशनैलिटी के लोग ऐसे होंगे। ठीक है, तो वो एक स्टीरियोटाइप है। ओके, हो सकता है कि सब लोग वैसे ना दिखते हो या उस तरह बिहेव ना करते हो। तो इस तरह जो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, स्लर्स हैं, इनको हटा दिया जाए, एक्साइज कर दिया जाए बुक में से। तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है, और तब पब्लिश किया जाए। तो 2 तरीकों की बात हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड जो है एक्साइज, तो आपने एक्साइज जो है पढ़ा होगा कि टैक्स होता है एक, ठीक है, तो एक्साइज टैक्स भी होता है। और एक्साइज जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तो वहाँ पर मतलब होता है रिमूव कर देना, कट ऑफ कर देना। ठीक है, तो एटसेट्रा हैव बीन एक्साइज मतलब हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है। नोटेबल एग्जाम्पल्स, नोटेबल होते हैं जिनको आप नोट किया जाना चाहिए, जिन पर ध्यान देना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिन पर ध्यान गया। सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड दी रिसेंट सैनिटाइज वर्जन। सैनिटाइज को कोट्स में लिखा गया है, मतलब कि जिसमें से वो टर्म्स रिमूव कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। वर्जन ऑफ द बुक्स ऑफ रोनाल्ड डाल एंड एनेट ब्लाइटन। तो ये इन ऑथर्स की बुक्स में से कुछ ऐसे टर्म्स को हटाकर पब्लिश किया गया। तो ये 2 तरीके थे। अब द रिलीज लास्ट मंथ ऑफ टिंटिन इन द कॉन्गो with a preface that lays out the historical context for the book offers a middle path. तो इन 2 एक्सट्रीम पाथ्स के अलावा एक तीसरा रास्ता भी हमें दिखा, जब अभी फ़िलहाल पिछले महीने ये जो बुक थी टिंटिन इन द कॉन्गो, इसे पब्लिश किया गया विद अ प्रीफेस। जब आप कोई बुक रीड करते हो तो शुरू में क्या होता है, प्रीफेस जो है वहाँ पर लिखा होगा, ऑथर्स नोट होता है, प्रीफेस भी होता है। तो प्रीफेस एक तरीके से बुक की इंट्रोडक्शन होती है कि उसके बारे में बताया गया होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में सेट थी, ऑथर जो थे वो उस वक्त क्या कर रहे थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रीफेस में जो है इन्फॉर्मेशन दी इस बुक के बारे में, इस कि जिस समय ये बुक लिखी गई थी, ठीक है, उस वक्त क्या जो है वो कॉन्टेक्स्ट था कि क्यों ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। लेआउट मतलब कि जो है लेआउट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सामने रख देना ताकि आप इजीली उसे देख सकें। तो लेआउट मतलब कि जो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो एक रीडर को पता होनी चाहिए बुक रीड करते हुए, वो वहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, और ये इसको ऑथर ने कहा है कि ये क्या है, मिडल पाथ है,
दोनों एक्सट्रीम पाथ से अलग हटकर बीच का एक रास्ता है। Avoiding the extremes of putting a work out of print or making changes that may contradict the original authorial version। तो यहाँ पर यही है, कौन से दो एक्सट्रीम्स थे, एक तो बिल्कुल पब्लिश करना बंद कर देना या फिर उसमें चेंजेस कर देना और फिर वो ओरिजिनल वर्क नहीं रहा ऑथर का। ठीक है, सो द सेकेंड वॉल्यूम इन बेल्जियन कार्टूनिस्ट हर्ट्स टिंटिन सीरीज एंड ओरिजिनली पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन 1930। The book takes the young reporter and his dog Snowy into the heart of a diamond smuggling ring in what was then a colony of Belgium। तो यहाँ पर ये जो जिस पर्टिकुलर बुक की हम बात कर रहे हैं, स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो ये एक बेल्जियन कार्टूनिस्ट ने लिखी थी। ठीक है, वो 1930 में पहली बार पब्लिश हुई थी। और यहाँ पर ये जो हमारा लीड कैरेक्टर है टिंटिन एंड उसका डॉग है स्नोई, तो उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं, इनटू द हार्ट ऑफ। जब भी हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं इनटू द हार्ट ऑफ, मतलब इन द सेंटर ऑफ, किसी चीज़ के बीचों बीच। कहाँ पर, एक डायमंड स्मगलिंग रिंग। तो ये रिंग जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पेशली जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो स्मगलिंग रिंग मतलब एक ग्रुप है जो स्मगलर्स का। ओके, इन व्हाट वाज देन अ कॉलोनी ऑफ बेल्जियम। तो और वो कहाँ पर था, ये जो स्मगलिंग रिंग है ये काम करता था एक ऐसे देश में जो कि बेल्जियम की एक कॉलोनी हुआ करता था। ठीक है, तो इट हैज़ लॉन्ग बीन कंटेंशियस। अब कंटेंशियस होता है जिस पर विवाद हो, जिस पर डिबेट हो। तो काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों के ऊपर विवाद होता है, डिबेट होती है। ये थैंक्स टू इट्स रेसिस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ अफ्रीकन्स। ये जो बुक है इस पर विवाद हुए हैं क्योंकि इस बुक में जिस तरीके से अफ्रीकन्स को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो जो है वो रेसिस्ट है। अच्छा, पोर्ट्रेयल मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे शो करते हो, कैसे दिखाते हो। ठीक है, तो पोर्ट्रेयल को हम डिपिक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, डिपिक्शन भी कह सकते हैं। तो दोनों का सिमिलर मीनिंग है कि कैसे आप किसी चीज़ को शो करते हो। तो जो ये हर्ची जो कि जो ऑथर है, ही हिमसेल्फ लेटर केम टू रिग्रेट द पैटर्नलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये जो ऑथर थे उन्हें खुद इस बात का दुख हुआ, रिग्रेट हुआ कि जो ये पैटर्नलिस्टिक एलिमेंट्स थे ऑफ द वर्क, मेकिंग सम ऑल्टरेशंस इन फॉर द 1946 रीप्रिंट। ऑल्टरेशंस मतलब कि कुछ चेंजेस किए गए, कुछ बदलाव किए गए। तो उन्हें खुद इस बात का जो था रिग्रेट था। ठीक है, खेद था, और उन्होंने इसीलिए 1946 में भी कुछ चेंजेस किए। The trouble with the so-called culture wars of recent years with the deliberately offensive ranged against the easily offended is that they end up stalling conversations on important issues whether race, gender, sexuality or religion। अब यहाँ पर देखो कि जो कल्चर वॉर है, सो कॉल्ड का मतलब ये जो कहा जाता है कि कल्चर वॉर चल रही है। ठीक है, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ ट्रबल क्या है विद अब देखो कैसे पता चलेगा कि अब ये ट्रबल जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ कौन सा वर्ब एग्री कर रहा है। द ट्रबल विद द सो कॉल्ड कल्चर वॉर्स ऑफ रिसेंट ईयर्स। ठीक है, इनकी बात हो रही है। अब यहाँ पर कॉमा आ गया तो इसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। विद द डिलिबरेटली ऑफेंसिव रेंज्ड अगेंस्ट द इजीली ऑफेंडेड, फिर कॉमा इज दैट। तो यहाँ पर ये देखो, द ट्रबल इज दैट, तो ये सब्जेक्ट है और ये जो है ये वर्ब है और ये एग्री कर रहे हैं। ठीक है, दिस ट्रबल इज दैट दे एंड अप स्टॉलिंग कॉन्वर्सेशंस ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़। अब यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे। सो कॉल्ड जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं मतलब इसको कहा जाता है ऐसा। अब ज़रूरी नहीं है कि कल्चर वॉर हो रही है, पर लोग कहते हैं कि कल्चर वॉर्स हो रही हैं। अब उन कल्चर वॉर्स में क्या हो रहा है, डेलिबरेटली ऑफेंसिव रेंज्ड अगेंस्ट ईजिली ऑफेंडेड। डेलिबरेटली ऑफेंसिव, ऑफेंसिव क्या होता है, जिससे लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हों या उन्हें बुरा लगे। ठीक है, तो डेलिबरेटली जानबूझकर, तो जानबूझकर लोगों को जो है हर्ट करने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, और वो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आसानी से ऑफेंड भी हो जाते हैं, जिन्हें आसानी से बहुत बुरा भी लग जाता है उनके। तो ये कल्चर वॉर के बारे में कहा गया कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसे कंटेंट बनाते हैं ऑफेंड करने के लिए लोगों को, और लोग भी आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये कल्चर वॉर की बात हो रही है। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये दे एंड अप स्टॉलिंग। स्टॉल होता है कि जैसे अब एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, अगर वो जब एयरक्राफ्ट स्टॉल होता है मतलब कि वो उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई है।
ठीक है, और वो अब और आगे नहीं जा सकता, तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है बहुत। स्टॉल मतलब कि किसी की प्रोग्रेस रुक जाए, कम हो जाए। तो इससे क्या होता है कि जब कल्चर वॉर्स होती हैं तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बातचीत होनी बंद हो जाती है, लोग ऑफेंड होते हैं, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर जो है डिबेट्स होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस नहीं होते, लोग आपस में झगड़ते हैं, वेदर रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी और रिलीजन, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात नहीं होती। आइदर स्टैंस रिड्यूसेस रीडर्स टू पैसिव कंज्यूमर्स। अब अगर यहाँ पर आइदर स्टैंस की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, आप सोचो, अभी तक हमने पैसेज रीड किया है, किसकी बात हो रही है? आइदर मतलब दोनों में से एक। अभी यहाँ पर कौन से दो स्टैंस की बात हो रही थी? स्टैंस होते हैं कोई भी ओपिनियन या पोजीशन किसी भी टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पर दो पोजीशंस की बात हुई थी, दो एक्सट्रीम पोजीशंस की, या तो ऐसी बुक्स को बंद कर दिया जाए पब्लिश करना, या फिर उसमें से वो वर्ड्स रिमूव कर दिए जाए। तो आइदर यानी दोनों में से कोई भी अगर हम ऑप्शन चूज करते हैं, आइदर स्टैंस रिड्यूसेस रीडर्स टू पैसिव कंज्यूमर्स, तो फिर क्या होगा कि ये जो रीडर्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वो बस पैसिव कंज्यूमर्स बन जाएंगे इन्फॉर्मेशन के, वो एक्टिवली उस एंगेज नहीं करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस वो उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे। With the new Tintin preface as a precedent, perhaps other harried publishers too will be able to find solutions that help readers form their own impressions and arrive at their own conclusions. अब यहाँ पर वो पैसिव नहीं रहेंगे। अगर देखो, with the new Tintin preface as precedent होता है कि कोई एग्जाम्पल सेट करना, जिसको फिर आगे लोग फॉलो करें, ठीक है। तो अब जैसे अब टिंटिन में एक प्रीफेस ऐड कर दिया गया और टेक्स्ट को ओरिजिनल रखा गया, लेकिन उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि यहाँ पर ये रेसिस्ट टर्म्स यूज़ की गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई है, क्यों यूज़ की गई है। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया है, और शायद इससे दूसरे जो हैरिड पब्लिशर्स हैं, हैरिड होते हैं ट्रबल्ड, परेशान, ठीक है, जो तो वो पब्लिशर्स हैं, उन्हें भी एक मौका मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा कि वो कैसे अपने रीडर्स को हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, अपने खुद के इम्प्रेशंस फॉर्म करने में, अपने खुद के जो है आइडियाज़ फॉर्म करने में मदद कर सकते हैं, एंड अराइव एट देयर ओन कंक्लूजन्स, अपने खुद के कंक्लूजन बना सके। क्योंकि जो अगर हम ये तो पब्लिश ना करें तब भी वो अपने कंक्लूजन्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो रीड ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, तो वो रीड जो कर रहे होंगे वो ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं रीड कर रहे होंगे, वो रीड कर रहे होंगे जो पब्लिशर ने उसमें चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। तो वो एक अपनी खुद के जो कंक्लूजन है वो नहीं बना पा रहे होंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है, ऑथर इसके जो इस पैसेज का जो ऑथर है वो इस फेवर में है कि हमें ये मिडल पाथ लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट भी ओरिजिनल रहेगा, वो पब्लिश भी हो पाएगा, और जो रीडर्स हैं वो प्रीफेस भी रीड करेंगे, वो ओरिजिनल टेक्स्ट भी रीड करेंगे, और अपना खुद का एक ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट है ऑथर का, और ये हमने पैसेज देखा। तो एक्सरसाइज हमने देखा था रिमूव या कट ऑफ जो है वो मीनिंग था पैसेज में। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो ये सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो है एक्सपंज। एक्सपंज होता है रिमूव कर देना, फॉर्मली रिमूव कर देना। आपने कभी अगर न्यूज़ रीड की हो या फिर सुना हो, तो द स्पीकर ऑर्डर्ड दीज रिमार्क्स टू बी एक्सपंज फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द हाउस, यानी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में कई बार होते हैं कुछ ऐसे वाक्य कह दिए जाते हैं जो कि सही नहीं है, तो उन्हें एक्सपंज करना हो, यानी उन्हें रिमूव किया जाता है वहाँ से। तो एक्सपंज जो वर्ड है, इट इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू एक्साइज, तो ये इसका आंसर होगा। एक्सटोल होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, ठीक है। इन्फ्लेम होता है, हमने अभी कुछ टाइम पहले भी देखा था कि कोई एक नेगेटिव फीलिंग को भड़काना, ठीक है, बढ़ाना। कमेंट्स होता है रिज्यूम करना, किसी चीज़ को, जो चीज़ रुक गई थी उसे फिर से जो है आगे कंटिन्यू करना। और कर्ब होता है किसी को रिड्यूस करना, कंट्रोल करना, ठीक है, लिमिट्स लगाना। तो ये जो है बाकी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं है, सी जो है वही इसका आंसर होगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वैसे भी आप जो है मंथ एंड में ये आपको अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ अ PDF, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।